अच्छा चलो हम कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। हमारे पास लास्ट जो थे वो टॉपिक्स थे हमारे, हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया था। 3 टॉपिक से मेरा वो टॉपिक बेसिकली तीनों साथ में डिस्कस किए जाते हैं। एक था डाटा वैलिडेशन का, डाटा वेरिफिकेशन का, और तीसरा था टेस्ट डाटा का। तो उसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था हमने कि भाई वो वैल्यू हमेशा ही इनपुट होनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेस देन 1000 होनी चाहिए, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। देन वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां हमने सूडो कोड लिखने हैं। किसके बेटा? सूडो कोड होंगे वैलिडेशन के। एक तो वैलिडेशन का सूडो कोड लिखना होगा, दूसरा वेरिफिकेशन का भी सूडो कोड लिखना होगा आपने। मतलब ये कि जब वैलिडेशन अगर हो रही है, वैलिडेशन अगर हो रही है तो खुद से कैसे हो रही है, मैंने उसका कोड लिखा हुआ होगा ना पहले से, या प्रोग्रामर ने, या फिर जो भी उसको मतलब डेवलपर जो भी है उसने उसका कोड पहले से लिखा होगा वैलिडेशन परफॉर्म करवाने का, वेरिफिकेशन परफॉर्म करवाने का। तो वो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये हुआ कैसे है। ठीक है जी। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से आते हैं जरा इस पे। सब रेडी है बेटा? बोलता है इनपुट, इनपुट वैल्यू नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल मेजरमेंट। मेजरमेंट, अच्छा देखो, जब भी जो है ना वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट और ये लाइट फॉन्ट नजर आएगा ना, हल्का सा लाइट फॉन्ट, इसका मतलब वो आपके सिलेबस में, मतलब ये पूरे सिलेबस की ना आइडेंटिफिकेशन होती है। तो भाई पूरे सिलेबस में कहीं पे भी आपको ये नजर आएगा ना इस तरह से, मतलब ये फॉन्ट अलग है और ये फॉन्ट अलग है, तो फॉन्ट अलग का मतलब हुआ वो आइडेंटिफायर होगा। सही। या तो वो कोई कीवर्ड होगा, मतलब सब स्ट्रिंग अगर अप्लाई होगा तो सब स्ट्रिंग लिखा होगा ऐसे, इनपुट लिखा होगा तो भाई इनपुट होगा, या फिर वो कोई ना कोई वेरिएबल होगा। तो भाई यहाँ पर बोलता है, अच्छा, क्या फॉन्ट अलग होने का मतलब वो आइडेंटिफायर होगा, कोई ना कोई नाम होगा जिसको आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का नाम है। तो बोलता है द इनपुट वैल्यू नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल मेजरमेंट, मेजरमेंट के अंदर इनपुट वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। राइट सूडो कोड टू परफॉर्म द डबल एंट्री चेक अंटिल अ सक्सेसफुल इनपुट इज मेड। डबल एंट्री चेक अप्लाई करना। डबल एंट्री चेक क्या होता है? डबल एंट्री चेक का मतलब यूजर से पहली दफा एक डाटा मांगा जाता है, उसके बाद बोलता है री एंटर करो डाटा। जब तक वो दोनों डाटा सेम नहीं हो जाते जो उसने एंटर किए हैं, तब तक वो क्या नहीं करता, सक्सेसफुल इनपुट नहीं मानता उसको। यस और नो? आपने क्या किया भाई, आपने बोला कि भाई मैं ईमेल एड्रेस लिखना चाह रहा हूँ, तो भाई ईमेल एड्रेस लिखा हमने कि इब्राहिम सराई की @gmail, ठीक है, .com। इधर दूसरी दफा मांगेगा, आपने बोला भाई इब्राहिम सराइकी लिख दिया, क्या इसको वो एक्सेप्ट करेगा? ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही है, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टेक्स्ट का डिफरेंस आ गया, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आया। क्या डिफरेंस है आपको नजर आ रहा है भाई? यहाँ पर हमने एच के आगे आई लिखा है और वहां पे क्या लगा, एच के आगे डबल ई लगा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये एक्सेप्ट नहीं होगा। कौन सा चेक फेल हो जाएगा? डबल एंट्री चेक फेल हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं बेटा, उसको समझते हैं। देखो, चाहे आप वैलिडेशन इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप वेरिफिकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करोगे, सही है, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करना है, तो हम हमेशा कौन से स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं या तो वाइल डू एंड वाइल को, या फिर रिपीट अंटिल को। या तो मैं वाइल डू एंड वाइल को इस्तेमाल करूंगा या रिपीट अंटिल को इस्तेमाल करूंगा। इसको पूरे को कैपिटल कर लेते हैं, ऐसे सही है, हाँ ठीक है, अपर केस में। या तो ये इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये इस्तेमाल किया जाएगा, इट्स योर चॉइस। या फिर इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि आपको कहाँ कौन सी कहाँ पे कौन सी कंडीशन दी हुई है। राइट, चलें भाई आगे बढ़ते हैं। हमने उसने बोला कि भाई आप क्या करो, सूडो कोड लिखो टू परफॉर्म डबल एंट्री चेक। डबल एंट्री चेक में मेरे दिमाग में होना चाहिए, पहले यूजर से एक दफा इनपुट मांगा जाएगा, फिर उससे दोबारा इनपुट मांगा जाएगा। वो कब तक दोबारा इनपुट मांगता रहेगा 2 दफा? जब तक दोनों इनपुट सेम ना हो जाए। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? जब तक दोनों इनपुट सेम ना हो जाए। ये जो लास्ट बेटा किया था ना, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैलिडेशन वेरिफिकेशन के में आओगे, वहां देखोगे, वही वही वहीं पर होगा ये क्वेश्चन। सूडो कोड लिखने का क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। ठीक है जी। अब सूडो कोड इसका बनाया कैसे जाएगा? आपने बोला भाई पहले एक दफा मांगा जाएगा, फिर दूसरा दफा मांगा जाएगा, लेकिन ऊपर एक चीज बोल रहा है कि उसको जो इनपुट वैल्यू जो है ना वो स्टोर करनी पड़ेगी किसमें, वेरिएबल मेजरमेंट में।
सही है जी। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक चीज इस्तेमाल करनी है। क्यों इन दोनों में से कोई चीज इस्तेमाल करनी है? क्योंकि मैं जब तक मेरी डिजायर्ड कंडीशन नहीं आ जाती, मैं लूप से बाहर नहीं निकलवाऊंगा इन दोनों को। ये दोनों में से कोई भी एक लूप इस्तेमाल करूंगा। क्या होता है ये लूप होता है ना। क्या करता है? सर्टेन कंडीशन आने तक वो क्या करता है? आइटरेट करवा के रखता है। तो हमने बोला कि भाई बार बार इनपुट मांगते रहना जब तक दोनों इनपुट्स क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो 2 दफा इनपुट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करें? सबसे पहले अपने कोड को स्टार्ट करता हूँ बेटा। कहाँ से? रिपीट से। क्या वाइल से कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। मैं रिपीट से कर रहा हूँ ये वाला। वाइल से भी कर लेंगे इसको। हमने बोला आउटपुट यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएं। क्या चीज? आउटपुट एंटर वैल्यू या एंटर मेजरमेंट। ठीक है जी। और इनपुट कर लूंगा कौन से वेरिएबल के अंदर? वो वेरिएबल जो मुझे अभी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है जी। वो वेरिएबल जो मुझे अभी प्रोवाइड किया गया है। कौन सा वेरिएबल प्रोवाइड किया है बेटा? ये रहा मेजरमेंट का। तो मैंने कहा इनपुट कौन से वेरिएबल में? मेजरमेंट में। आउटपुट एंटर मेजरमेंट का मतलब यूजर प्रॉम्प्ट बना दिया मैंने, यूजर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया आउटपुट मेजरमेंट, इनपुट मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ क्या लगाया? रिपीट। रिपीट क्यों लगाया? क्योंकि मैं इसका जो भी कंडीशन लगाऊंगा वो कब तक रिपीट होता रहेगा? जब तक मेरी कोई सर्टेन कंडीशन नहीं आ जाती। इनपुट मेजरमेंट कर लिया। इनपुट मेजरमेंट के बाद अब आपसे ये एक दफा इनपुट हो गया, सही है, मेजरमेंट में। अब दूसरी दफा भी इनपुट होगा। क्यों? कौन सा चेक है? डबल एंट्री चेक है। डबल एंट्री 2 दफा एंट्री करनी होती है ना आपने, तो दूसरी दफा भी इनपुट लिया जाएगा। अच्छा, एक और बात मुझे बात बताओ, अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं हम, साइन अप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ईमेल एड्रेस मांगता है, उसके बाद री एंटर ईमेल एड्रेस मांगता है। क्या एक ही टेक्स्ट फील्ड में मांगता है या दो अलग अलग टेक्स्ट फील्ड में मांगता है? क्या वो एक टेक्स्ट फील्ड में दो इनपुट मांगता है या अलग अलग टेक्स्ट फील्ड में मांगता है? दो अलग अलग में मांगता है। वेरी गुड भाई, दो अलग अलग में मांगेगा। ठीक है जी। तो दो अलग अलग मांगने का मतलब क्या होगा भाई? कि आपको भी दो अलग अलग वेरिएबल्स में इनपुट लेना पड़ेगा। एक पहले वाला तो आप लिख चुके हो मेजरमेंट में। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको बोला था कि आपने वैल्यू जो है ना वो किस में सेव करानी है? मेजरमेंट में सेव करानी है। ठीक है जी। कहाँ सेव करानी है भाई? मेजरमेंट में सेव करानी है। तो मेजरमेंट में लाजमी तौर पे सेव कराओगे। अगर मैं मेजरमेंट नहीं लेता, यहाँ पे मैं वैल्यू के नाम से वेरिएबल ले लेता, सही है, दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है ना वो मेजरमेंट में चाहिए, वरना मेरा रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की पूरी नहीं होगी। आउटपुट हमने बोला भाई क्या करें? री एंटर, सॉरी, री एंटर वैल्यू, इनपुट करवा लिया। कौन से वेरिएबल में? अब देखो, मैंने कहा मैं इसको मेजरमेंट 2 ले सकता हूँ। मेजरमेंट 2 ले लूं, या फिर मेजरमेंट रिपीट ले लूं, या फिर मेजरमेंट अगेन ले लूं। किसी भी नाम का वेरिएबल इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? मेजरमेंट। और यहाँ दूसरा वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल किया? मेजरमेंट अगेन, मेजरमेंट रिपीट, या कुछ भी, या मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 1। वो मेजरमेंट कर लिया, मेजरमेंट 1 इस्तेमाल कर सकता हूँ, या इसको मेजरमेंट कर लिया, इसको मेजरमेंट 2 कर लूँ। इट्स माय चॉइस, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, लेकिन सेंस बनाना चाहिए बस। अच्छा, अब मैंने क्या किया भाई? अब मैंने लगा दिया यहाँ पर, क्या मैं इफ लगा सकता हूँ? इफ की जरूरत नहीं, 3 मार्क का है बस, बहुत हो जाएगा। हाँ, अंटिल लगा देते हैं। हमने बोला भाई अंटिल। ठीक है जी। अंटिल, अंटिल हमने बोला क्या करें? रिपीट और अंटिल। रिपीट करते रहो। अंटिल में जो कंडीशन लिखूंगा तब तक वो जो कंडीशन नहीं आएगी तब तक क्या करता रहेगा? आइट्रेट करता रहेगा, घुमाता रहेगा। मैंने बोला रिपीट करो ये सारी चीजें। अंटिल, अंटिल हमने बोला अंटिल मेजरमेंट इक्वल्स टू मेजरमेंट अगेन। मैंने क्या किया भाई? मैंने कहा रिपीट करें ये सारी स्टेटमेंट्स। अच्छा, बीच में लाइन छोड़ दी, क्या गुना मिलेगा? कोई भाई कोई कोई बात नहीं, नीचे लाइन छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, रिपीट और अंटिल। रिपीट किया ये सारी स्टेटमेंट्स, मतलब पहले आउटपुट करेगा एंटर मेजरमेंट, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, इनपुट कर लेगा मेजरमेंट के वेरिएबल के अंदर,
दोबारा क्या इनपुट लिखा है, री एंटर वैल्यू, री एंटर वैल्यू करवाना है, मतलब यूजर स्क्रीन पे लिखा होगा, दोबारा से री एंटर वैल्यू जो आएगी वो मेजरमेंट अगेन के अंदर इनपुट कर लिया आपने। अनटिल मेजरमेंट जो ऊपर पहली दफा में एंटर की गई होगी वो बराबर होनी चाहिए किसके, जो दूसरी दफा में एंटर की हो यहाँ पर उसके। अगर वो दोनों वैल्यूज बराबर हुई तो ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप में रिपीट नहीं करेगा, कहाँ ले आएगा, नीचे ले आएगा, आइट्रेशन खत्म कर देगा। मतलब बार बार घुमाएगा नहीं, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाए जब तक आप रिपीट अंटिल, मतलब रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो, बार बार एंटर मेजरमेंट री एंटर वैल्यू, एंटर मेजरमेंट री एंटर वैल्यू, ये बोलता रहेगा वो। और अगर इससे बाहर आ गए तो हम बोलते हैं, यहाँ मैं आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दूं, इट्स माय चॉइस कि भाई इससे बाहर आ गए तो मैं क्या करूं, आउटपुट करा दूं कि वैल्यूज मैच्ड। ठीक है जी, रिपीट अंटिल, अच्छा जी रिपीट लगाया अंटिल लगाया, मैंने बोला भाई रिपीट करें ये सारी चीजें अंटिल दिस कंडीशन इज ट्रू। टू कौन सा था, डबल एंट्री चेक था, डबल एंट्री चेक था तो दो दफा हमने हमने एंटर करवाना है, तो दो दफा एंटर करवाया, दो दफा एंटर करवाया, उसने बोला था भाई मेजरमेंट में सेव होना चाहिए, तो पहली दफा में मेजरमेंट में कर लिया, दूसरी दफा मेजरमेंट में नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पहले एक दफा वैल्यू ले चुका हूँ, दूसरी दफा दूसरे वेरिएबल में वैल्यू लूंगा ना, तभी तो कंपेयर कराऊंगा दोनों को कि वो सेम है कि नहीं है। तो हमने बोला मेजरमेंट इक्वल्स टू मेजरमेंट अगेन होना चाहिए, अगर है तो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, वरना क्या करेगा, वरना लूप ऊपर ले जाएगा अगर बराबर नहीं हो। ये बात समझ में आ गई सबके, कोई ऐसा जिसको ये बात समझ में नहीं आई बेटा। हाँ जी कोई क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ। कौन सा कोड है ये डबल एंट्री चेक का कोड है, सही है, डबल एंट्री चेक का कोड हमेशा इसी तरह का रहेगा। एक छोटी सी चीज क्या ऐड हो सकती है कि इसके अंदर आप इफ ऐड कर सकते हो, पहले ये कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका, फिर मैं एक चीज ऐड करता हूँ उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हुए। मैंने कहा एक काम करता हूँ, इसके अंदर ना एक इफ कंडीशन लगा सकता हूँ या फिर इफ कंडीशन लगा देता हूँ। कौन सी इफ कंडीशन होगी देखो जरा। मैंने कहा अब भाई साहब आप जो है ना वो ये वाला जो ये आप बाहर आ जाएं, नीचे आ जाएं, और इसको जो है ना वो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यूजर प्रॉम्प्ट हटा देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि उसने, अच्छा जी, एक ये कर दिया, ये कर दिया। अब देखो मैंने किया क्या है। अब मैंने बगैर यूजर प्रॉम्प्ट के इनपुट ले लिया, क्या ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या उसने बोला था कि लाजमी तौर पे आप जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना यूजर मैसेज, नहीं बोला था, सही है जी, बोला तो नहीं था ना। तो मैं करवा भी सकता हूँ नहीं भी करवा सकता, कोई मसला नहीं, फॉर 3 मार्क्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम राइट। चले जी, अब 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 मैं जैसे ही इनपुट ले लूं ये आके चेक कर लेगा अंटिल मेजरमेंट इक्वल्स टू मेजरमेंट अगेन, वन नहीं होगी तो वापस ऊपर चलेगा, वापस इनपुट ले लेगा। लेकिन यहाँ पर कोई यूजर को इस मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया जा रहा कि कौन सा मैसेज, एक तो कि क्या एंटर करना है वो वाला मैसेज, दूसरा एरर मैसेज भी डिस्प्ले कराया जा रहा कि अगर दोनों मैच नहीं हुए तो क्या करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप ईमेल लिखते हो और दूसरी दफा जब री एंटर करते हो ईमेल कुछ गलत लिख दिया तो वो बोलता है ईमेल डजंट मैच, बोलता है कि नहीं बोलता, वो बोलता है इट डजंट मैच। तो आपको फिर बोलता है कि भाई आपने दूसरी वाली को सही करना है या पहली वाली को सही करना है, दोनों हटा के दोनों को दोबारा से सही करना है। ठीक है जी, ये वो कर पा रहा है आपका एल्गोरिदम, आपका एल्गोरिदम ये नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए बेटा एक सिलेक्शन के लिए इफ लगाऊंगा इसके अंदर। मैंने बोला एक काम करें, जैसे आपके पास मेजरमेंट और मेजरमेंट अगेन की वैल्यूज आ गई, आप क्या करो इफ कंडीशन लगाओ। मैंने कहा यहां पर इफ मेजरमेंट, कौन सा सिंबल लगाया बेटा मुझे बताना जरा चैट में, क्या होता है ये, नॉट इक्वल्स टू होता है, वेरी गुड भाई। भाई ये मेजरमेंट नॉट इक्वल्स टू मेजरमेंट अगेन, अगर मेजरमेंट बराबर नहीं होगी मेजरमेंट अगेन के, मतलब दोनों मैच नहीं करेंगे, है ना, मैच नहीं करेंगे ना, तो मैच नहीं करेंगे तो हम देन में जाएं और आउटपुट कर दें स्क्रीन पे क्या, मिसमैच्ड या डजंट मैच, री एंटर या एंटर अगेन।
और मैंने यहां कर दिया एंड इफ। अच्छा जी, ये करने से हुआ क्या? एक तो पुराना वाला एल्गोरिथम था, वो भी सही है, उसमें भी यू विल बी गेटिंग मार्क्स फॉर दैट, राइट। यहां पर क्या मामला है, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया इफ का इस्तेमाल करते हुए, राइट। मैंने बोला रिपीट और ये अनटिल, ये कंडीशन ये पूरी की पूरी जो है ना वो ये मेरे पास क्या होगी, रिपीट और अनटिल। ये पूरा लूप है वो कब तक चलेगा, जब तक मेजरमेंट दोनों बराबर नहीं हो जाती, मतलब मेजरमेंट इक्वल्स टू मेजरमेंट अगेन नहीं हो जाती। वो कौन सी वैल्यूज है जो मैंने ऊपर इनपुट ली है। अब जैसे ही इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद दोनों वैल्यूज में इनपुट लेने के बाद इफ कंडीशन पे आ जाएगा। बोलता है इफ मेजरमेंट जो पहले इनपुट ली है वो बराबर नहीं है मेजरमेंट अगेन के, दोनों वैल्यू मैच नहीं हो रही, मतलब बराबर नहीं है ना। मतलब आपने एक जगह पर अपना जो है वो पासवर्ड लिखा था, लेट्स से कंप्यूटर साइंस 123, दूसरी जगह पे आपने साइंस कंप्यूटर 123 लिख दिया, सही, और री एंटर पासवर्ड करने को बोलता है। तो ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब मेजरमेंट नॉट इक्वल्स टू मेजरमेंट अगेन हो जाएगी। नॉट इक्वल्स टू हो जाए जब, मतलब दोनों बराबर नहीं हो, तो क्या होगा, ये देन में जाएगा, आउटपुट कर देगा मिसमैच एंटर अगेन, ताकि उसकी स्क्रीन पे उसको पता चल जाएगा कि दोनों मिस मतलब मैच नहीं कर रही, राइट। सो नाउ you're going to tell me that is this algorithm making more sense or the previous one? हाँ जी, ये वाला एल्गोरिदम ज्यादा सेंस बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर, विद रिस्पेक्ट टू यूजर, या फिर इससे पुराना वाला? दिस वन, ठीक है। और कोई व्यूज? प्रीवियस वन मेक सेंस, ठीक है भाई। और अच्छा, एक और सवाल, चलें आयजा मुझे बताइएगा, ये वाले ये वाला एल्गोरिदम करने पे वो ज्यादा अच्छा एल्गोरिदम कंसीडर करेगा, या ज्यादा ऐसा समझो मार्क पॉइंटर के हवाले से ज्यादा चीजें इसमें हैं या पुराने वाले में थी? इसमें इब्राहिम साहब बोल रहे हैं, आयजा वो ज्यादा क्लियर है। सही भाई, क्लियर तो बहुत ज्यादा है, आसान था ना, है ना। वो इजी था ना, हमने रिपीट अंटिल लगाया और वहां पे कंडीशन लगा दी, और कुछ भी नहीं किया। लेकिन लेकिन अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर मैंने स्ट्रक्चर्स ज्यादा ऐड किए हैं, मतलब एक मैंने रिपीट अंटिल, एक आइट्रेशन का स्टेटमेंट ऐड किया है, एक मैंने सिलेक्शन का स्टेटमेंट ऐड किया है, मैंने दो क्राइटेरियाज ऐड किए हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली मेरा सॉल्यूशन वुड बी लाइक, ऐसा समझो कि ज्यादा मार्क लेने के काबिल होगा। अगर ये कोई 4 नंबर का भी होता तो मैं उससे क्या हो सकते थे, यहाँ से मार्क्स ज्यादा निकल सकते थे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। सही जी, फॉर 3 मार्क्स वो वाला सही था, वो वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है जी, आपने बोला भाई रिपीट अंटिल, कंडीशंस लगा दिए। अब लेकिन अगर ये 4 नंबर का होता, सही है, और लाइंस भी ज्यादा होती, तो मैं यूजर प्रॉम्प्ट भी लगाता और उसके बाद ये भी लगाता। ये करने से हो क्या रहा है, एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, मतलब जैसे ही वो पासवर्ड एंटर कर रहा है उसको पता चल रहा है कि मैच नहीं कर रहा, एंटर करने दोबारा से, तो यूजर को क्लियर मैसेज डिस्प्ले किया जा रहा है। अच्छा, बात तो एक ही है, अगर आप ये बोलते हैं बात तो एक ही है, लेकिन बात एक किस सेंस में है कि पुराने वाले एल्गोरिदम में ये तो नहीं बोल रहा था ना कि री एंटर करो पासवर्ड गलत है, या री एंटर करो मिसमैच कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा था ना। वो ये चीज एक कमी थी उसके अंदर, जो यूजर के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी, लाइक व्हाट डू यू कॉल दैट, यूजर इंटरफेरेंस जो होती है, वो ज्यादा यूजर फ्रेंडलीनेस ज्यादा है इस एल्गोरिदम में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। व्हाट डू यू थिंक? कि भाई जो यूजर मेरा इस्तेमाल करेगा इस ऐप, इस सॉफ्टवेयर को या इस कोड को, तो उसकी स्क्रीन पे ज्यादा क्लियर चीजें नजर आएंगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, कि जिसमें उसने एंटर करना है, वो वापस घुमा के वो बोलेगा दोबारा, मतलब एंटर वो करो क्या, एंटर मेजरमेंट, री एंटर मेजरमेंट, एंटर मेजरमेंट, री एंटर मेजरमेंट, बस यही करता रहेगा। ठीक है जी। तो एक छोटी सी चीज जिसमें इंप्रूवमेंट ऑफ एल्गोरिदम, हर तरह से कोई ना कोई चीज पॉसिबल होती है, तो वो मैंने यहाँ पे करके दिखाया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी कहीं पे लिख लें, ताकि दोनों एग्जाम्पल्स आप लोगों के ध्यान में रहे। ठीक है जी, आगे चलते हैं जल्दी से। डबल एंट्री चेक कर लिया हमने सूडो कोड के जरिए, हमेशा डबल एंट्री चेक ऐसे ही अप्लाई होगा, हमेशा ही ऐसे अप्लाई होगा। ठीक है जी, मूविंग ऑन, चले भाई।
ओके, एक क्वेश्चन था ये वाला हमारे पास जिसमें डेट वाला फॉर्मेट था और ये सब चीजें थी, ठीक है। इसमें मैंने बोला था सूडो कोड वाले जो है क्वेश्चंस के मैं करवाऊंगा। अच्छा जी, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें वैलिडेशन चेक्स बताने थे आपने कि भाई कौन सा वैलिडेशन चेक लगेगा अगर प्रोडक्ट कोड जो है 6 कैरेक्टर्स का है। तो आपने बोला भाई यहाँ पे कौन सा कोड यहाँ पे कौन सा लगेगा, यहाँ कौन सा लगेगा, यहाँ कौन सा लगेगा, वो तो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान था। ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से होमवर्क दिया था मैंने। चलिए जी यहाँ पर आ जाते हैं, पेज नंबर 91। बोल रहा है प्रोग्राम डिजाइन विल इंक्लूड अ सूडो कोड एल्गोरिथम अज्यूम दैट द प्रोडक्ट कोड इज स्टोर्ड इन वेरिएबल प्रोडक्ट। अज्यूम कीजिए कि इसके अंदर स्टोर्ड है, इसके अंदर स्टोर्ड है, प्रोडक्ट के अंदर स्टोर्ड है। ऑलराइट, राइट द सूडो कोड टू मेक श्योर दैट प्रोडक्ट कोड इज 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ। बोला एक सूडो कोड लिखें जो मेक श्योर करेगा कि प्रोडक्ट कोड इज 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ। ठीक है जी, किसके अंदर होना चाहिए? 6 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। अच्छा भाई, कैसे पता चलेगा 6 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए? कितने मार्क्स का भाई? 2 मार्क्स का। हाँ जी, अब देखो इसमें क्या उसने कोई इनपुट करने वाली बात की है? भाई हमने देखे अज्यूम, बोला अज्यूम करो द प्रोडक्ट स्टोर्ड इन वेरिएबल प्रोडक्ट। सही है जी, प्रोडक्ट के अंदर स्टोर्ड है। क्या उसने बोला है कि आप इनपुट ले लीजिए? हाँ जी बोला है? नहीं बोला मेरे ख्याल से, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर किसी को नजर आ रहा है तो बता दें। ये हम पार्ट B1 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, नीचे वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे, B1 की। अच्छा जी, बोलता है एक सूडो कोड लिखे टू मेक श्योर द प्रोडक्ट कोड इज 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ। 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसको मेक श्योर करने के लिए एक क्या लगा दें, एक सूडो कोड लिख दें। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर क्या चीज इस्तेमाल करूं? अगर मैंने बोला कि भाई हमने क्या इस्तेमाल करते हैं हम, रिपीट अंटिल या फिर वाइल डू एंड वाइल। तो रिपीट या वाइल दोनों में से कौन सा लग सकता है? मैंने कहा यार रिपीट और वाइल तो मैं तब लगाता हूँ जब मैंने बार बार कोई भी चीज क्या करनी होती है, आइटरेट करवानी होती है। जब मैं रिपीट अंटिल तब लगाता कि मैं बार बार इनपुट ले रहा होता, एंटर प्रोडक्ट कोड, एंटर प्रोडक्ट कोड, एंटर प्रोडक्ट कोड, जब तक उसकी लेंथ 6 ना हो। क्या यहाँ पर एंटर करवाना है? हमने एंटर करवाना ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो बेटा फॉर दीज सिनेरियोज मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास एक सिंपल सा ऑप्शन है कि यार मैं लूप की तरफ जाऊं ही नहीं, मैं इसको नॉर्मल इफ कंडीशन से भी तो कर सकता हूँ। हाँ जी, मैं इसको नॉर्मल इफ कंडीशन से भी तो कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? जिसमें मैं चेक कर लूंगी भाई वो प्रोडक्ट कोड जो है वो 6 कैरेक्टर्स में है कि नहीं है। अच्छा जी, कैसे होगा वो? अच्छा लेट से हम इसको रिपीट अंटिल या वाइल्ड एंड वाइल से भी करना की कोशिश करें, तो रिपीट क्या कराओगे बार बार? इनपुट वाली बात, तो इनपुट तो करना ही नहीं है आपने। सही है, ये छोटी सी चीज है जिसको आपने समझना पड़ेगा। द इंटेलेक्ट ऑफ योर पेपर लाइक इज डिस्प्लेड वेरी क्लियरली इन दिस क्वेश्चन, कि भाई आपको पता चल रहा है कि यार हमने किस किस तरह से किन किन चीजों को सोचना पड़ेगा। ये इसमें मैंने जो है ना वो रिपीट अंटिल वाइल डू एंड वाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करूंगा तो मैं रिपीट अंटिल के अंदर लिखूंगा क्या? उसके अंदर तो था कि भाई बार, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि भाई values needs to be stored in the variable measurement, needs to be stored, right? वेरिएबल नीड्स टू बी स्टोर्ड का मतलब क्या था भाई? वेरिएबल उसके अंदर स्टोर होगा, मतलब वैल्यू जो है उसके अंदर स्टोर होगी। ठीक है जी, अब लेकिन क्या यहाँ पर कोई ऐसी बात हुई है? यहाँ पे कोई ऐसी बात हुई है? नहीं हुई भाई, फिर क्या करेंगे? अब इसको करने के लिए सिंपल से हल क्या है? तो भाई आप इसको इफ के जरिए कर दो। इसके जरिए कर दो, इफ के जरिए। इफ के जरिए कैसे होगा भाई? जल्दी से बता रहा हूँ। हम स्टार्ट करेंगे इसको, इफ 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ होना चाहिए प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड कौन से वेरिएबल के अंदर है? जल्दी से बताओ मुझे चैट में। कौन से प्रोडक्ट, कौन से वेरिएबल के अंदर है? वो बोलता है यहाँ पर प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर है। कौन से वेरिएबल के अंदर है? प्रोडक्ट के। ठीक है जी, तो हमने बोला इफ लेंथ निकालने के लिए लेंथ का फंक्शन निकाल दूं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए? 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ। तो मैंने बोला इफ लेंथ ब्रैकेट प्रोडक्ट, लेंथ कैसे इस्तेमाल होता है? लेंथ के ब्रैकेट में
लेंथ के ब्रैकेट में मैं उस वेरिएबल को डालता हूं जिसके अंदर मेरा डाटा है, अब उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट कर लेगा। ठीक है जी, हमने बोला था क्या करता है लेंथ का फंक्शन, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। तो अभी इसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट कोड क्या है, प्रोडक्ट कोड स्ट्रिंग है। ठीक है जी, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, लाइक प्रोडक्ट के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने के बाद लेंथ ऑफ प्रोडक्ट क्या होने चाहिए बोल रहा है, इन 6 कैरेक्टर्स इक्वल्स टू 6 लिख दूं। मैंने लिखा इफ लेंथ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 6 देन आउटपुट क्या करा दूं, प्रोडक्ट कोड इज वैलिड। क्या ये कर सकता हूं, प्रोडक्ट कोड इज वैलिड। कौन सा चेक लग रहा है यहां पर, मुझे कोई बताएगा कौन सा चेक लग रहा है वैलिडेशन का? लेंथ चेक लग रहा है। ठीक है, कोई और है जिसके दिमाग में कोई और सा चेक हो कि सर ये वाला नहीं भाई फात भाई, ये वाला चेक लग रहा है इसकी जगह। इफ लेंथ ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 6 देन आउटपुट प्रोडक्ट कोड इज वैलिड। सही जी, और मैं इसको एंड इफ कर दूं या फिर एंड इफ में इधर कर दूं, आप एल्स में कुछ अपनी मर्जी का कुछ भी लिख दें। ठीक है, बस नाजेबा अल्फाज मत लिखिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं आउटपुट के साथ। ठीक है जी, क्या क्या प्रोडक्ट कोड वैलिड नहीं है, इनवैलिड प्रोडक्ट कोड। इनवैलिड कोड एंटर इन 6 कैरेक्टर्स या कुछ भी। सही है, जो आपका दिल करे आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने कहा ज्यादा लंबी करने की जरूरत है, इनवैलिड कोड लिख के 2 नंबर के लिए मैंने काम खत्म कर दिया। 1 नंबर मुझे मिलेगा किसका, एक मिलेगा सिलेक्शन का, दूसरा मिलेगा मुझे ये कंडीशन लिखने का। 2 मार्क्स हो गए मेरे, और कुछ नहीं करना मैंने इसके अंदर, एंड इफ लगा दिया। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई है? मैंने अब वही चीज जो वैलिडेशन, अच्छा वहां वेरिफिकेशन करनी थी। ठीक है जी, वेरिफिकेशन के लिए वो चाहिए था मुझे, क्या बोलते हैं, इनपुट चाहिए था, तो इनपुट मैंने किया। वेरिफिकेशन कौन सी की थी, वहां डबल एंट्री चेक लगाया था। यहाँ कौन सा लगाया भाई, यहाँ मैंने लगाया वैलिडेशन लगाया, लेकिन इफ से किया है क्योंकि मुझे बार बार जो है वो इनपुट नहीं करना था। सही है जी, चलो भाई यहाँ पर आ जाता है। बोलता है राइट द सूडो कोड टू मेक श्योर दैट द फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट कोड आर पीडी। बोलता है कि 2 कैरेक्टर्स शुरू के पीडी होने चाहिए प्रोडक्ट कोड के। एक सूडो कोड लिखो, कौन सा चेक लगेगा, फॉर्मेट चेक लगेगा। वेरी गुड। इस्तेमाल कौन सा होगा, क्या चीज इस्तेमाल करेंगे हम जिसके जरिए निकाल सकते हैं? जी अबू बकर, अब्दुल्ला अली बोल रहे हैं भाई सब स्ट्रिंग यूज होगा भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई, सब स्ट्रिंग। अबू बकर बोल रहे हैं सब स्ट्रिंग, क्या बात है भाई, सब स्ट्रिंग यूज होगा। क्योंकि सब स्ट्रिंग से ही हम स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ पार्ट निकाल के क्या कर सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर सब स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ इट्स नॉट फुल, वेरी गुड भाई, ये फुल नहीं है, इसका थोड़ा सा पार्ट हम इस्तेमाल करेंगे। और कोई है जिसके दिमाग में कोई और चीज है कि हम यार इससे भी कर सकते हैं? भाई फर्स्ट 2 कैरेक्टर मिसाल के तौर पे वही कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ऊपर बात की 6 कैरेक्टर होना चाहिए ना, तो 6 कैरेक्टर का बोला शुरू के पीडी होने चाहिए। उसके बाद जैसे हमने फॉर्मेट डिसाइड करते हैं, शुरू का पीडी होना चाहिए और बाकी का कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट कोड। यस और नो, 6 कैरेक्टर्स हो गए। तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भाई ये पीडी है, ये हम करेंगे किसके जरिए बेटा, ये करेंगे सब स्ट्रिंग के जरिए। हाँ जी, किसके जरिए करेंगे, सब स्ट्रिंग के जरिए। किस तरह करेंगे, बहुत आसान है, जैसे ऊपर हमने इफ के जरिए किया, यहाँ पे भी इफ के जरिए कर देंगे। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं जल्दी से। मैंने बोला इफ, अच्छा जी, अब शुरू के करेक्टर से होने चाहिए पीडी। मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा जो स्ट्रिंग है वो कौन से वेरिएबल के अंदर है। कौन से वेरिएबल के अंदर है, वो है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है जी, स्टोर्ड हुआ है प्रोडक्ट के अंदर। हमने बोला इफ सब स्ट्रिंग लगाइए, सब स्ट्रिंग के ब्रैकेट में कितनी चीजें लिखी जाती हैं जल्दी से बताओ मुझे।
सब स्ट्रिंग के ब्रैकेट में कितनी चीजें लिखी जाती हैं बेटा? सब स्ट्रिंग के ब्रैकेट में 3 चीजें लिखी जाती हैं। सबसे पहले वो स्ट्रिंग जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट करना, जिसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो स्ट्रिंग जिसमें से एक्सट्रैक्ट करना है वो क्या है? वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में से एक्सट्रैक्ट करना। दूसरा क्या है? दूसरी चीज क्या होती है? पोजीशन। जिस पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है, मैंने बोला भाई फर्स्ट से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करो। और कितने करेक्टर्स उठाने हैं तीसरे में, वो लिखा जाता है। मैंने कहा भाई 2 करेक्टर्स उठा लो। तो भाई इसने क्या किया? सब स्ट्रिंग बनाएगा, प्रोडक्ट का पहले से स्टार्ट करेगा, 2 करेक्टर्स उठाएगा। ठीक है, ये उठाने के बाद वो बोल रहा है ये बराबर होने चाहिए किसके? सब स्ट्रिंग प्रोडक्ट 1, 2, मतलब दो दो कैरेक्टर्स उठाएगा और वो बराबर होने चाहिए किसके? हमने बोला बराबर होने चाहिए पीडी के। सर वाई नॉट 0, 1? 0 से स्टार्ट नहीं होता बेटा, 1 से स्टार्ट होते हैं। हमारे जो पोजीशन है ना, सूडो कोड की पोजीशंस 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर आप पाइथन वगैरह की बात करोगे तो वो वहां 0 से स्टार्ट होते हैं। सूडो कोड में 1 से स्टार्ट होता है। आपके पूरे पेपर में आपको 1 ही लिखना पड़ता है। ठीक है जी, पहली पोजीशन 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 करेक्टर्स उठा लेंगे। तो भाई आपने बोला भाई पीडी होना चाहिए इफ सबस्ट्रिंग प्रोडक्ट 1, 2 इक्वल्स टू पीडी। सही है जी, हमने बोला सबस्ट्रिंग बनाओ इसका और शुरू के 2 करेक्टर उठाओ। अगर वो पीडी है, अगर वो पीडी है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब पीडी है तो क्या करेंगे? हमने बोला भाई देन आउटपुट क्या करो? वैलिड प्रोडक्ट कोड। एल्स में आप जो चाहें वो लगा दें और एंड डिफ कर दें। आपका एल्गोरिदम हो गया दी एंड। हाँ जी, हाँ भाई, सब स्ट्रिंग प्रोडक्ट 1, 2। सब स्ट्रिंग में हमने बात की थी, सब स्ट्रिंग 3 पैरामीटर्स को जो है वो लेता है। 3 पैरामीटर्स क्या होते हैं? सबसे पहला पैरामीटर कौन सा होता है? वो स्ट्रिंग जिसमें से हमने कोई चीज निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट में से एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी थी। फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा और कितने करेक्टर उठा लेगा? 2 करेक्टर उठा लेगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे गया और एक और ये दो करेक्टर उठा लिए, वो मैच करवाए पीडी के बराबर हैं तो सही है। अगर लेट से मैं बोलता हूँ कि भाई एक आया POD, चलो भाई पता नहीं क्या आ गया, पुदीना आ गया भाई, चलो भाई। तो भाई ये कोड था हमारे पास किसी प्रोडक्ट का। ठीक है जी, अब उसने कंपेयर किया, 2 उठाए, PO क्या PD के बराबर है? नहीं है। ठीक है जी, नहीं है, तो फिर क्या होगा? एल्स में जो लिखेंगे वो हो जाएगा। तो एल्स में लिखना लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। आपका एल्गोरिदम जो है वो आपका ठीक है, आपने इसको चेक कर लिया। ठीक है जी, वैलिड है इनवैलिड है वो पता चल गया। चले भाई, ओके, पेज नंबर 92 पे आ जाते हैं। बोलता है प्रोग्रामर इज राइटिंग द डाटा एंट्री प्रोग्राम फॉर booking theater seats. A programmer needs the program to accept only whole numbers that are greater than or equals to 1 and less than or equals to 6. ठीक है जी, ये आपके क्या हो गया? ये आपके सिचुएशन या आपकी कंडीशन हो गई। ठीक है जी, वो बोलता है 2 वैलिडेशन चेक बताइए कौन से यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे। बोल रहा है होल नंबर होना चाहिए और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। जी, कौन से वैलिडेशन चेक्स लगाओगा? रेन चेक। ठीक है जी, रेन चेक बोल दिया एक। दूसरा? फॉर्मेट। अच्छा, क्या फॉर्मेट होना चाहिए नंबर का? व्हाट इज द फॉर्मेट? लेंथ चेक। अच्छा जी, लेंथ चेक को बोल रहा है भाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1
लेस देन इक्वल्स टू 6। अच्छा, लेन चेक से बेहतर एक आंसर है जो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। वो बोल रहा है एक्सेप्ट ओनली होल नंबर, ओनली होल नंबर। कौन सा वैलिडेशन चेक लग सकता है सिर्फ होल नंबर के लिए? अगर वो बोल रहा था सिर्फ जो है वो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज चाहिए मुझे, सही है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट वैल्यूज चाहिए, या फिर सिर्फ होल नंबर चाहिए, या फिर सिर्फ वो होने चाहिए, यस या नो में होना चाहिए, कौन सा चेक लगा सकते हैं? टाइप चेक लगा सकते हैं। वेरी गुड हफ्सा भाई, टाइप चेक लगा सकते हैं यहाँ पे। टाइप चेक का मतलब डेटा टाइप चेक ना। यहाँ डेटा टाइप कौन सी हो सकती है? होल नंबर का मतलब इंटीजर होगी ना, सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप का डाटा एक्सेप्ट होगा, ऐसा ही है। अगर वो बोले कि भाई वो डेसिमल पॉइंट वैल्यू तो सिर्फ रियल टाइप का डाटा सेव होगा। ठीक है जी, बात समझ में आई? चलो जी आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोलता कंप्लीट द सूडो कोड टू परफॉर्म योर टू वैलिडेशन चेक्स यूजिंग योर आंसर्स इन दिस। भाई दो लगाया हमने, रेंज चेक और टाइप चेक। सही है, बोलता है कि कंप्लीट करें इसको। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। बहुत अच्छे मार्क्स दिए भाई, 5 मार्क्स। चलो जी, अब जरा जल्दी से जो है वो चीजों को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि हमने बोला कि भाई आप वैलिडेशन लगा सकते हो किस किस तरीके से। आपने बोला भाई आप लगा सकते हो रिपीट अंटिल से, दूसरा लगा सकते हो वाइल डू एंड वाइल से। ठीक है जी, रिपीट अंटिल या वाइल डू एंड वाइल से, दोनों में से किसी से भी लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करता हूँ क्या मुझे रिपीट अंटिल या वाइल डू एंड वाइल का इस्तेमाल करना है, या मैं इफ से भी कर सकता हूँ। लेकिन इफ से करने का कोई तुक नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने दो कोड्स हमें बना के दे दिए ना भाई। बोल रहा है आउटपुट प्लीज एंटर द नंबर ऑफ। अच्छा, मैं इफ से कर भी लूं तो 5 नंबर कैसे जस्टिफाई करूंगा? ठीक है जी, भाई एक रेंज चेक का हो गया मिसाल के तौर पे, दूसरा कौन सा चेक का हो गया? टाइप चेक का हो गया, और तीसरा मार्क हो जाएगा चलो इफ का। चलो अगर इफ का तो 3 नंबर हुआ, फिर भी 2 नंबर कहां से लाओगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हमेशा पेपर अटेम्प्ट करते हुए, आंसर आंसर लिखते हुए या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मुझे कितनी चीजें एटलीस्ट उसको दिखानी पड़ेंगी कि मुझे आती हैं इसके हवाले से, कि वो मार्क्स तो दे सके। मैं ये नहीं बोल सकता इनपुट का 1 नंबर दे देगा, 1 नंबर आउटपुट का दे देगा और 1 नंबर इसका मैं भाई बच्चों वाली चीजों को हम नहीं मानेंगे। सही है जी, अब जरा यहाँ पर आते हैं। बोलता है भाई सबसे पहले रिपीट अंटिल या वाइल डू एंड वाइल, इन दोनों में से कोई चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इनपुट वैल्यू हो तो रही है, कौन से वेरिएबल में हो रही है? सीट्स में। ठीक है जी, और यहाँ पर थिएटर की सीट्स की तो बात कर रहा है ऊपर, राइटिंग प्रोग्राम डेटा एंट्री फॉर बुकिंग थिएटर सीट्स। और बोला प्रोग्रामर नीड्स द प्रोग्राम टू ओनली एक्सेप्ट ओनली होल नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो रेंज भी मौजूद है मेरे पास। क्या मुझे ये भी पता है ये क्या करना है? होल नंबर में आंसर लेना है, ये भी पता है। ठीक है जी, तो कैसे लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा, जरा जल्दी से इसको देखते हैं। हमने बोला रिपीट अंटिल इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैंने रिपीट अंटिल इस्तेमाल कर लिया तो रिपीट के अंदर मैं पहले एक दफा इनपुट लूंगा, लेकिन इनपुट तो पहले लिया हुआ इसने। सही, इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले इनपुट ही लेके आपको दे रहा है। यूजर प्रॉम्प्ट बनाया, प्लीज एंटर नंबर ऑफ सीट्स यू वांट टू बुक, उसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, और इनपुट ले लिया गया। इनपुट ले लिया गया, उसके बाद आपको बोल रहा है कोड कंप्लीट करो। जब एक दफा इनपुट ले लिया गया है और आप अगर रिपीट इस्तेमाल करोगे, तो रिपीट में तो आपने बोला कि भाई 2 दफा इनपुट लेना मतलब रिपीट से मतलब रिपीट में इनपुट लेना पड़ेगा, तो दोबारा से जो ऊपर इनपुट लिया वो दोबारा से नीचे लिखोगे क्या? दोबारा से नीचे नहीं लिख सकते। फिर क्या करें? रिपीट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम वाइल डू एंड वाइल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, वाइल डू एंड वाइल इस्तेमाल करेंगे। अब वाइल डू एंड वाइल इस्तेमाल करने के लिए हमने बोला कि भाई काम करो, वाइल डू एंड वाइल इस्तेमाल करने का फैसला तो हम कर चुके हैं। अब वाइल डू एंड वाइल काम कैसे करता है भाई? हमने सोचने की कोशिश की, बहुत जहन पे जोर डाला, वाइल कैसे कैसे काम करता है। हमने कहा वाइल के पास जो कंडीशन लिखी होती है ना, वाइल चलता है ट्रू कंडीशन पे, ट्रू कंडीशन में आइटरेट करता है, बार बार चलेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी। हमने आइटरेट क्यों करवाना है, जरा इस बात को समझेंगे। हमें आइटरेट क्यों करवाना है? आइटरेट का मतलब बार बार एक ही चीज क्यों करवानी है? क्योंकि
अगर हमारा इनपुट सही नहीं आया तो हमें आइटरेट कराना है ना, मतलब वैलिड नहीं हुआ, इनवैलिड इनपुट हुआ तो मुझे बार बार इनपुट चाहिए होगा, अगर वैलिड हुआ तो मुझे इनपुट चाहिए ही नहीं होगा दूसरी दफा में। यस और नो? अगर उसने तरीके से तमीज से इंसानों के बच्चों की तरह सीड की वैल्यू वो दे दी जो मुझे चाहिए, तो मैं बार बार उसको क्यों रिपीट करवाऊंगा? सही है, वो लूप में तो जाना ही नहीं चाहिए। और वाइल की कंडीशन टेस्ट होके लूप में एंटर किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वाइल के साथ जो मैंने कंडीशन लिखनी पड़ेगी वो सारे वैलिडेशन चेक्स की दोनों की कंडीशन होगी कि भाई दोनों कंडीशंस जो है वो क्या होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो ही वो लूप में नहीं जाएगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पर वाइल के साथ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इन शॉर्ट, जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, मैं लिखता हूं और हाथ के हाथ उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कौन सी वो अप्लाई कर रहा हूं मैं? वैलिडेशन अप्लाई कर रहा हूं। एक तो रेंज चेक, रेंज चेक सबसे आसान है। कैसे भाई? हमने बोला इनपुट सीड्स कर दी, हम यहाँ पे लगा देंगे कि भाई सीड्स ग्रेटर देन, क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड सीड्स लेस देन इक्वल्स टू 6। रेंज चेक अप्लाई हो गई। ठीक है जी। ये जो होल नंबर वाली बात है ना, ये जो टाइप चेक लगाना है, ये असली मामला है। इसको जरा देखते हैं कैसे लगेगा। चलो जी, हमने बोला भाई वाइल से स्टार्ट करना पड़ेगा इसको, हमने बोला वाइल का लूप लगा दो। वाइल, वाइल के साथ मैंने क्या किया? कंडीशन लगानी शुरू की। वाइल, वाइल के बाद मैंने कंडीशन लगाई, मैंने कहा वाइल, अच्छा वाइल में जो कंडीशन लिखूंगा वो एक्सेप्ट वाली कंडीशन होगी या रिजेक्ट वाली कंडीशन होगी, जैसे हमने ऊपर किया था? इस बात को समझते हैं जल्दी से। देखो, हमने रिपीट अंटिल इस्तेमाल किया, हमने अंटिल में जो कंडीशन लिखी वो वैलिड कंडीशन लिखी थी। वैलिड का मतलब ये कि जिसपे उसने रिपीट नहीं करना। चाहिए जी? वैलिड कंडीशन में क्यों रिपीट करेगा? पागल ही हम वैलिड कंडीशन में क्यों रिपीट कराएंगे बेचारे को? जब उसने वैलिड कंडीशन नहीं दी हम उसको लूप से बाहर निकाल देंगे, बट ठीक है बार बार नहीं, चलो यार हो गया काम। तो भाई यहां पर ये जो कंडीशन लिखी रिपीट अंटिल के साथ अपने वैलिड वाली कंडीशन लिखी। वैलिड का मतलब जो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है जी, जिसपे आइटरेट नहीं करेगा, बार बार नहीं घुमाएगा उसको। वाइल में क्या करते हैं? वाइल इसका इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है रिपीट अंटिल का। तो अब इसमें हम कौन सी कंडीशन लिखेंगे? वाइल में लिखते हैं बेटा इनवैलिड वाली कंडीशन, जिसपे उसने आइटरेट करना है। तो वो कंडीशन क्या होगी? वो ट्रू होगी, मतलब रिपीट करने वाली कंडीशन होगी या फिर आइटरेट करने वाली कंडीशन होगी तो लूप में चले जाएगा। तो हमने बोला भाई क्या हो सकती है आइटरेट करने वाली कंडीशन? सबसे पहले देखे वाइल सीट्स, क्योंकि किसके अंदर इनपुट आया है? सीट्स के अंदर इनपुट आ चुका है, तो हम वाइल लगाए। वाइल सीट्स बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6। ये एक्सेप्ट होनी, एक्सेप्ट वाली कंडीशन है, तो हम क्या लिखेंगे? रिजेक्ट वाली, मतलब इसकी उल्टी। राइट? तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सही है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया लेस देन 1, और सीट्स ग्रेटर देन 6। चलो भाई इस पे बात करते जल्दी से। ये कंडीशन किसके समझ में आई, किसके समझ में नहीं आई? हमने बोला हमारी एक्सेप्ट वाली कंडीशन कौन सी थी? हमारी एक्सेप्ट वाली कंडीशन थी भाई, हमने बोला भाई एक्सेप्ट कब होगा? सॉरी, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कब होगा भाई? एक्सेप्ट होगा जब सीट्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड सीट्स लेस देन इक्वल्स टू 6 होंगी। ठीक है जी? मतलब 1 और उसके साथ 6 किस में आ गया? एक्सेप्टेड रेंज में आ गया। 1 और 6 एक्सेप्टेड रेंज में आ गया। तो रिजेक्टेड रेंज में क्या होगा? 1 से छोटा और 6 से बड़ा। बेटा 1 और 6 तो एक्सेप्टेड रेंज में आ चुका है ना, तो रिजेक्टेड रेंज में 1 और 6 तो नहीं आएंगे। इसका मतलब इक्वल्स टू तो नहीं लगेगा यहां पर। 1 और 6 कौन सी रेंज में आ चुके हैं? क्या 1 हो सकता है? हमने बोला भाई हो सकता है। क्या 6 हो सकता है? हो सकता है। तो आपने बोला भाई सीट्स, एक्सेप्ट वाली सीट्स कौन सी है? एक्सेप्ट वाली सीट्स होंगी जब सीट की वैल्यू या तो 1 हो या तो 1 से ज्यादा हो, उसके साथ साथ या तो 6 हो या तो 6 से कम हो। तो भाई यहाँ 1 और 6 तो किस में आ गया? एक्सेप्ट वाली रेंज में आ गया। तो फिर रिजेक्ट वाली में क्या होगा?
बेटा रिजेक्ट वाली में होगा, हमने बोला लेस देन 1 कर दो। लेस देन 1 का मतलब 1 उसमें आ चुका है एक्सेप्ट वाली में, तो रिजेक्ट में क्या होगा, लेस देन 1। अच्छा 6 आ चुका है एक्सेप्ट वाली में, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 6। मतलब या तो 1 से छोटी वैल्यू हो या तो 6 से बड़ी वैल्यू हो, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई, इसका मतलब एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। हमने बोला रिजेक्ट होगा। मतलब या तो सीट लेस देन 1 हो जाए या फिर सीट ग्रेटर देन 6 हो जाए। सही है, मतलब 8 हो गई, 8 लिखा। आपने बोला सीट लेस देन 1 है, 8 लेस देन 1 है, नहीं। लेकिन क्या सीट ग्रेटर देन 6 है, मतलब 8 ग्रेटर देन 6 है, हाँ ग्रेटर देन 6 है। तो हमने बोला ये कंडीशन ट्रू हो तो गई, ये कंडीशन ट्रू हुई, इसका मतलब वाइल की पूरी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि और लगा हुआ ना। और का मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर दोनों भी ट्रू हो गई तब भी पूरी वाइल की कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब लूप के अंदर एंटर हो जाएगा। तो हमने बोला रिजेक्ट की कंडीशन क्या है, रिजेक्ट की कंडीशन ये कि भाई रिजेक्ट कब होगा, या तो सीट लेस देन 1 हो या तो सीट ग्रेटर देन 6 हो। ये रिजेक्ट वाली कंडीशन हो गई। कौन सा चेक लगा दिया है, रेंज चेक लगा दिया। रेंज ऑफ नंबर सेलेक्ट कर लिए, हाँ भाई रेंज ऑफ नंबर सेलेक्ट कर लिया। कौन सा रह गया, अब रह गया टाइप चेक। टाइप चेक कैसे लगाएंगे। टाइप में हमने बोला भाई कौन सी टाइप है, जरा जल्दी से आइडेंटिफाई करते हैं जल्दी से। कौन सी टाइप है, बोला होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होने के लिए क्या शर्त है, होल नंबर होने के लिए भाई उसने बोला कि भाई क्या होना चाहिए। होल नंबर के लिए उसने बोला एक काम करते हैं, दो तरीके हैं जिसके जरिए आप होल नंबर, पहले हमने बोला भाई इंटीजर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। सही है जी। अब दो तरीके हैं जिससे आप इंटीजर को क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बोला एक काम करते हैं, मेरे पास सीट्स का वेरिएबल है, उसके अंदर एक वैल्यू आई 39.6, क्या होल नंबर है, क्या होल नंबर है। हमने बोला होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो क्या करें। अच्छा हमें कैसे पता चला, हमने तो देख के पता लगा, हमारे कोड को कैसे पता चलेगा। हमारे कोड को इस तरह से पता चलेगा भाई, दो तरीके हैं। या तो आप एक काम करो, सीट्स की जो भी वैल्यू आई है उसको कंपेयर कर लो, उसको कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर कर लो, इसको इंटीजर बना के। तो हमने बोला भाई इंटीजर बनाने के लिए क्या चीज इस्तेमाल हो सकती है, हमने बोला भाई आईएनटी का फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। आपने बोला आईएनटी सीट्स कर लो, हमने बोला भाई सीट्स इक्वल्स टू आईएनटी सीट्स। देखो जी क्या करेगा, सीट की जो भी वैल्यू आई उसको कंपेयर कराएगा, क्या वो बराबर है आईएनटी सीट्स के। आईएनटी क्या हो गया भाई, आईएनटी का मतलब हो गया इंटीजर। भाई ये सीट्स जो भी है ना, जिसकी जो भी वैल्यू है उसको वो इंटीजर बनाएगा, और इंटीजर बनाने के बाद इससे कंपेयर कराएगा कि ये बराबर होना चाहिए इसके। तो इसको इंटीजर बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीजर बनाया जाएगा तो 39 हो जाएगा। तो ये चेक क्या करेगा पता है क्या, 39.6 बराबर है 39 के, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है भाई, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 39.6 39 के बराबर तो नहीं होगा। व्हाट आईएनटी डज इज बेसिकली, इसको बोलते हैं डेटा टाइप, किसी एक डेटा टाइप में किसी चीज को कंपेयर कराना या लेके जाना। मैंने बोला भाई सीट्स में जो कुछ भी है उसको आईएनटी कर दो, आईएनटी का मतलब इंटीजर बना दो, तो वो इंटीजर बना देगा और सीट्स के साथ कंपेयर कर लेगा। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई मैंने कहा एक काम करो, आपकी जो भी सीट्स है ना उसको आप कंपेयर करो। राउंड का फंक्शन हमने पढ़ा था, याद है सबको। राउंड कर दो सीट्स को कितने डेसिमल प्लेस पे, 0 डेसिमल प्लेस। अच्छा जी, क्या कर दो भाई, हमने बोला सीट्स इक्वल्स टू राउंड सीट्स कॉमा 0, 0 डेसिमल प्लेस पे राउंड कर दो। 0 डेसिमल प्लेस पे राउंड करने से क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आप एक काम करो, सीट्स को ये 39.6 को 0 डेसिमल प्लेस पे राउंड कर दो, क्या हो जाएगी, 39 हो जाएगी। 0 डेसिमल प्लेस का मतलब जो डेसिमल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सही है, 39.6 है ना, तो 0 डेसिमल प्लेस पर राउंड होने का मतलब क्या हो जाएगी, 39.6 मतलब 40 हो जाएगी।
अच्छा भाई, ये क्या तरीका है, ये चेक करने का तरीका है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को इंटीजर चेक कर सकते हैं। ये या तो इससे चेक कर सकता हूं या तो इससे चेक कर सकता हूं। अब वट एवर सूट्स यू, यू कैन यूज इट। आपके सिलेबस में जो हमने जो जो मौजूद है वो ये है, ठीक है जी। सीट्स इक्वल्स टू राउंड सीट्स कॉमा 2 कॉमा 0। हमने बोला भाई राउंड कर दो किसको, सीट्स की वैल्यू को, जो भी सीट्स की वैल्यू आई, कॉमा 0 मतलब 0 डेसिमल प्लेस पे, 0 डेसिमल प्लेस पे राउंड करने के बाद कंपेयर कराओ कि वो सीट के बराबर है कि नहीं बराबर। मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, सीट्स लिखा है 14.1, किसी ने लिख दिया 14.1 सीट्स तो नहीं हो सकती ना, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने बोला 14.1 को कंपेयर कराओ इक्वल्स टू राउंड करो सीट्स को 0 डेसिमल प्लेस, तो क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो 14.1 क्या 14 के बराबर है, नहीं है। तो हमें पता चल जाएगा ये दोनों कंडीशन क्या है, मतलब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इसी तरह से मैं अगर बोलता हूँ 14, सीट्स की वैल्यू क्या है 14, 14 को राउंड करेगा 14 कॉमा 0 मतलब 0 डेसिमल प्लेस पे, तो क्या 14 ही रहेगी ना वो। तो 14 इक्वल्स टू 14 हो गई, इसका मतलब कंडीशन मेरी चेक हो जाएगी। ये क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं, ये नोट कर लें अपने पास। ये टाइप चेक, कौन सा टाइप इस्तेमाल किया मैंने, टाइप चेक इंटीजर चेक करने के लिए। इसी तरह की चीज आपकी क्या इस्तेमाल हो सकती है, हमने बोला भाई ये तो इंटीजर इस्तेमाल हो रही है, सही है, मैं क्या इसको रियल इस्तेमाल कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला रियल इस्तेमाल करने के लिए मैंने बोला कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कितने डेसिमल प्लेस पे राउंड करना, कितने डेसिमल प्लेस पे है। मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई सीट्स जो है ना वो 2 डेसिमल प्लेस पे इनपुट हुई हो, तो 2 डेसिमल प्लेस पे इनपुट होने के वाला सीट्स इक्वल्स टू राउंड सीट्स कॉमा 2 लिख देता, 2 डेसिमल प्लेस पे, सही है जी, 2 डेसिमल प्लेस पे हुई। अच्छा जी, अब ये मैंने क्या किया, इससे कंपेयर करवाया, कौन सा चेक लगाया, टाइप चेक लगाया, ठीक है जी। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, कौन सा तरीका अप्लाई करूं, दोनों में से कोई भी कर सकता हूं, मैं ये वाला तरीका अप्लाई कर रहा हूं। यहाँ देखिएगा कैसे होगा। अब दोबारा उसी चीज पे आ जाते हैं। अब मैंने ये तो सीख लिया कि मैं टाइप चेक इंटीजर का कैसे लगा लूंगा। टाइप चेक कैसे लगा लूंगा, मैं बोला भाई जो भी सीट की वैल्यू है उसको मैं कंपेयर करा लूंगा किसके साथ, राउंड करूंगा सीट्स कॉमा 0 पे, तो 0 डेसिमल प्लेस पे। मैंने बोला वाइल दिस और दिस और नेक्स्ट कंडीशन। और क्यों लगा रहा हूं भाई, हमने बोला इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि सारी इनवैलिड की कंडीशन लिखूंगा मैं, तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा आंसर इनवैलिड हो जाएगा, मतलब लूप के अंदर एंटर हो और दोबारा इनपुट करे। हम ये चाह रहे हैं बस, ठीक है जी। तो हमने बोला कि भाई सीट्स लेस देन 1 और सीट्स ग्रेटर देन 0, और आपने बोला कि भाई काम करें सीट्स इक्वल्स टू राउंड सीट्स कॉमा 0, और फिर इसके बाद लगा दिया आपने डू। अच्छा इक्वल्स टू लगाया, इक्वल्स टू क्योंकि एक्सेप्ट वाली है, रिजेक्ट वाली क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू। अच्छा जी, ये बात समझ में आई किसकी, नॉट इक्वल्स टू क्यों लगाया मैंने। देखो जैसे एक्सेप्ट वाली हमने लिखी थी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ रिजेक्ट वाली लिखी लेस देन 1। यहाँ पर हमने बोला कि भाई यहाँ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए एक्सेप्ट वाली रेंज, तो यहाँ क्या लिखी, इनवैलिड वाली। इसी तरह से और लगाया सीट्स एक्सेप्ट वाली कौन सी थी, जो हमने चेक करना है भाई सीट्स किसके बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए राउंड सीट्स कॉमा 0 के, तो यहाँ पर हमने बोला नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कौन सी कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, सारी सारी इनवैलिड वाली कंडीशन लिख रहा हूँ, तो सारी इनवैलिड वाली कंडीशन तीनों और करके लगा दी, ताकि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हुई इसका मुझे पता चल जाएगा कि हमारा मेरा जो है वो जो इनपुट है वो इनवैलिड है। अब देखो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हुई, वो डू वाइल के अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे ही वो वाइल के अंदर एंटर हुआ, मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा जो इनपुट आया था यहाँ पर वो इनवैलिड था। इनवैलिड का मतलब या तो नंबर ऑफ सीट्स 6 से ज्यादा होंगी, या तो 1 से कम होंगी, या फिर वो इंटीजर नहीं होंगी, कुछ ना कुछ और होगा। तो मैं जैसे ही वो इसके अंदर एंटर हुआ, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट बना दी, क्या बोला मैंने, कहा इनवैलिड सीट री एंटर या एंटर अगेन, और फिर से मैं इनपुट करवा लूंगा
कौन से वेरिएबल के अंदर, सीट्स के अंदर, और मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड वाइल, और मेरा एल्गोरिदम 5 मार्क्स का हो गया खत्म। अच्छा जी, इसमें जो ज्यादा गलती होती है ना, सबसे ज्यादा गलती क्या होती है? सबसे ज्यादा गलती होती है इनपुट सीट लगाना भूल जाते हैं बच्चे। भाई वाइल के अंदर इनपुट हुआ, एंटर हुआ जब ये कौन सी, ये सारी कंडीशन देखता हुआ। सही है जी। या तो ये कंडीशन होगी, या तो ये कंडीशन होगी, या तो ये कंडीशन होगी, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हुई, ट्रू हुई, तो वो डू में अंदर चला गया। क्या करेगा? ये करेगा, ये करेगा, और फिर एंड वाइल दोबारा से ऊपर जाके चेक करेगा। मतलब अब जो सीट की वैल्यू अंदर आई है, वो अपडेटेड वैल्यू के साथ चेक करेगा कि वो लेस देन 1 है, या फिर ग्रेटर देन 6 है, या फिर सीट नॉट इक्वल्स टू राउंड सीट्स इक्वल्स टू लाइक सीट कॉमा 0 है। तो इन कंडीशंस को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या करेगा? लूप को खत्म करके बाहर आ जाएगा। मतलब आपका वैलिड हो चुका है। सही है, क्या हो चुका है? वैलिड, सीट नंबर वैलिड हो चुका है जी। ये देखें भाई, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा जल्दी से। नीचे वाला पार्ट इसका कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास सूडो कोड लिखने के। सही है, वो वन टेस्ट डाटा एग्जाम्पल बोल रहा है, इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये भी लिख लो अपने पास, ठीक है जी, फॉर रेफरेंस, कि आपको याद रहे यार ये कैसे लिख किया है मैंने दोनों चीजें। और एक ये क्वेश्चन किया था हमने।